Welcome once again, beta. Today we will discuss about the chapter number first of Political Science, class 11th, Constitution why and how. संविधान क्यों और कैसे। इसी चैप्टर में इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि कैसे भारत का संविधान बनाया गया। उसमें हमने चर्चा की थी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हम चले गए थे बात करते करते कि कैसे भारत में दो तरह की शासन व्यवस्था थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट किंगडम्स, अबाउट 562 और 65 किंगडम्स, एंड ऑन द अदर साइड 12 प्रोविंसेस विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। 565 के लगभग रियासतें थी, राजाओं की किंगडम्स थी, और दूसरी तरफ 12 ऐसी प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, जिनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से शासन था ब्रिटेन का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के बाद भारत में ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होकर एक कानून आया। उसके बाद में हमारे देश में 1946 में ये जो 12 प्रोविंसेस थी जहां पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, कुछ हमको शासन के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया सरकार चलाने का। 12 प्रांतों के अंदर जैसे कि बात करी थी हमने यूनाइटेड प्रोविंस की, सेंट्रल प्रोविंस की, हम बात करे थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, जो जहां पर आसाम की, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से शासन था, और यहाँ पर चुनाव हुए 1946 के अंदर, और चुनाव से यहाँ पर प्रांत की असेंबलियों को चुना गया। जैसे कि आजकल आपकी राज्य सरकारें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे ही विधानसभा की असेंबली जैसे बनी। चुनने का तरीका ठीक है तो अलग था, लेकिन इन्हीं प्रांत की असेंबली से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने देश के संविधान को तैयार किया, हमने बात की थी, मैं याद दिला देता हूं अभी आपके सामने आने वाली बात, कि 292 मेंबर्स विधानसभा के सदस्य, 292 सदस्य हमने चुने 12 प्रोविंसेस से, ठीक है ना, जिनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से सरकार चला रहे थे। इससे पहले 1946 से पहले ब्रिटेन के सरकार चला रही थी, लेकिन फिर बाद में 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चुनाव हुए, और चुनाव के बाद में हमने यहां से विधानसभा के सदस्य चुने 292, इनके थ्रू चुने गए हमारे, ठीक है ना। 93 जो है हमने चुने कहां से, जो मैं बात कर रहा हूं आपकी किंगडम्स की, 565 रियासतों से। ये तो चुनकर आए वोट के जरिए, और ये किंगडम ने अपने रिप्रेजेंटेटिव जैसे भेज दिए। कौन सा तरीका अपनाया पता नहीं, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा यही है कि पहले हमारे पास जब ये नहीं तय था कि पाकिस्तान भी आजाद होगा तो भारत के दो टुकड़े होंगे, पाकिस्तान और भारत, तो तब तो इतने मेंबर थे। अब उससे के आगे की बात करेंगे, 3 जून को माउंट बैटन को भेजा गया, माउंट बैटन प्लान के नाम से जाना जाता है, जो आपके भारत के इंडिपेंडेंट भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे। वो प्लान लेके आए थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना को उसके बात की गई। दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, बात करेंगे आपके सरदार पटेल, इनसे माउंट बैटन ने बात की। लेकिन कहीं ना कहीं ये मोहम्मद अली जिन्ना तय कर चुके थे कि मुस्लिम लीग का ये मानना था कि एक इंडिपेंडेंट नेशन हमारा होना ही चाहिए, जिसका पाकिस्तान के बारे में आज एक नया देश देखते हो
तो इनकी डिमांड कहीं ना कहीं मजबूरी में मान ली गई। काफी विरोध कांग्रेस की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, पूरे भारत में किया, लेकिन लेकिन जिस तरह की उस टाइम में परिस्थितियां बनी थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि सिचुएशन अपने आप में बहुत अच्छी नहीं थी, तो अंग्रेजों को लगा कि ठीक है, जैसे तैसे ये काम, हमको तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, आज़ादी इनको देनी है, ये सोचे आगे अगर दो देश बनाना चाहे तो बनाने दो। उनकी तरफ से प्रयास किया गया, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम प्रयास नहीं किए। अल्टीमेटली एग्री नहीं हुए मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनको मानना पड़ा। अब जो आपकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो 292, तो ये 12 प्रोविंसेस से लिए 93 ये थे, ये तो भैया पूरे पंजाब, पाकिस्तान और भारत दोनों को मिला के संविधान सभा बनाने का सपना देखा जा रहा था। एक अखंड भारत की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में तो सपना टूट गया। तो टूट गया तो ये मेंबर में से कुछ तो चले जाएंगे पाकिस्तान की संविधान सभा बनाने के लिए, वो मैं बताना चाहता था। मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज व्हिच फेल अंडर द पाकिस्तान, वो क्षेत्र, जब हमने एक 3 जून 1947 को एक प्लान ही तैयार कर दिया माउंटबेटन ने कि भाई ये हिस्सा है, पंजाब है, पंजाब का पार्ट जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में पाकिस्तान में जाएगा। दूसरी तरफ जो आज के दिन बांग्लादेश देख रहे हो, पूरी पाकिस्तान जो बाद में बना था वो जाना ही था पाकिस्तान में। तो ऐसे करके जो जो आपके इधर पश्चिम की तरफ भी भारत के जो ऊपर का इलाका है, वहां से भी कुछ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है, वो हिस्सा जाना ही है। तो अब वहां पर प्रांतीय असेंबली बनने के लिए इन्हीं मेंबर से गए, ठीक है ना। तो फिर भारत में हमारे पास में 299 ही मेंबर रह गए जब पाकिस्तान के मेंबर निकल गए, राइट। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने चले गए, आप अंदाजा लगाओ, कैलकुलेशन करके मेरे को बता देना जरा। 292 प्लस 93, इनमें से 299 चले गए, कितने बच गए वो हमारे पास बचे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया तो हमारे पास में 284 ही मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। जब संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है ना, जब सिग्नेचर करने की बात आई कि भाई अब तैयार हो गया, सिग्नेचर करो, तो सिग्नेचर करने के टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो तो कुछ मेंबर तो है ही नहीं, स्वर्ग सधार गए बेचारे, मर गए, एज हो गई उनकी, कुछ बुजुर्ग थे, कोई बीमार थे। तो टोटल 284 मेंबर्स ने साइन किया, ठीक है ना। ये बात है 24 जनवरी 1950 की, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, तो इन लोगों ने सिग्नेचर किया। 26 जनवरी को आप जानते ही हो कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश में लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को। तो अगर हम बात करें किस तरह की परिस्थितियों में हमारी संविधान सभा ने देश का संविधान बनाया, अपने आप में उनकी जो प्रयास है, उनकी मेहनत है, उसको हमें वी शुड गिव क्रेडिट टू देम। इतना आसान वक्त नहीं था वो। दोनों देश के बीच में बहुत कटुतापूर्ण संबंध, जो आज दो देश, पाकिस्तान और भारत, मुस्लिम हिंदू लड़ने को तैयार है, लेकिन ऐसे पीरियड में एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिस देश में पाकिस्तान में जितने मुस्लिम है उससे ज्यादा भारत में मुस्लिम है, और हमारे देश में माइनॉरिटी में हुए क्योंकि हिंदू ज्यादा है, ठीक है ना। पाकिस्तान के मुस्लिम से भारत में मुस्लिम ज्यादा है, एक बात। लेकिन ओवरऑल देखा जाए भारत की पॉपुलेशन में 72% के लगभग हिंदू पॉपुलेशन है, तो ये माइनॉरिटी में हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यक होने के साथ भी मुस्लिम के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो प्रोविजन किए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। Everything was distributed equally before all, the irrespective of the religion, caste, sex, male, place of birth. कुछ भी तो नहीं देखा गया, सबको समानता के साथ व्यवहार किया गया। तो वी शुड गिव द क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट फॉर आवर फाउंडिंग फादर्स, दोस हु हैव मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सुंदर, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह की परिस्थितियों में, और कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं हो सकता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से उस टाइम आप
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, ये बात सही है कि इसमें सभी लोगों ने हमने वोट नहीं डाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी तो नहीं था, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा था। आप चुनाव पूरे देश में चुनाव का उस तरह की परिस्थितियों में जब देश के अंदर आंतरिक दंगे जैसी व्यवस्था हो, चुनाव कराना मुश्किल था। लेकिन चुनाव से कम भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अभी चुनी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस के ऊपर 1946 में चुनाव हुए थे, और ये असेंबली को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, आप चुनिए, और उन लोगों को चुना गया मोस्टली जो कि दोस्त हु हैड कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में जिनका रोल था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है पर्याप्त, ठीक है ना। लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे, दे वर द क्रेडिबल पीपल, लोग उनके ऊपर फेथ करते थे। नंबर एक पक्ष की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमने मुस्लिम्स को भी रखा, ठीक है ना, हिंदू रखा, सिख रखे, सभी को रखा, साथ में हमने 28 मेंबर शेड्यूल कास्ट के भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे, ठीक है। तो एक नया माइनॉरिटी जहां पर सिक्योर हो सके, सुरक्षित महसूस कर सके, अल्पसंख्यक लोग, कोई भेदभाव ना हो किसी भी आधार पे, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, और उसने कितना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश का तैयार किया। अब हम बात करते हैं कि भाई ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन पार्टियां तो थी नहीं उस पीरियड में। सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बड़ी और अकेली पार्टी बोल सकते हो आप, बहुत पार्टियां नहीं थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो 28% जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है ना, 299 मेंबर्स में से 28% सीटें कांग्रेस के पास थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो कोई कहेगा कि भाई सारा तो सब कुछ ऐसा ही करना था इन्होंने जैसा कि कांग्रेस चाहेगी, ऐसा भी नहीं है। क्या तर्क हो सकता है इसके लिए? भाई इसके लिए ये तर्क हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है, कांग्रेस के मेंबर थे, 28% सीटें उनके पास थी, बट इन सबके बढ़कर भी देखा जाए तो उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर था। वो कांग्रेस थी वहां जहां पर की इंटरनल डेमोक्रेसी थी कांग्रेस के अंदर, अलग अलग फैक्शन, अलग अलग गुट, एक ही कांग्रेस के अंदर अलग अलग मतों के, विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग थे, स्वतंत्रता थी, बातें कर सकते थे, ठीक है, विचार अलग हो सकते थे, लेकिन एक पार्टी में थे वो सब, ठीक है। बाद में अपनी विचारधारा के साथ में कुछ अलग पार्टियां बनी जो कांग्रेस से बाहर निकल के, जो आज आप देख रहे हो, चाहे समता दल हो या फिर किसी भी बीजेडी, ये सब पार्टियां जो आपकी तृणमूल कांग्रेस से निकली, रिसेंटली एनसीपी जो महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस से निकली, बहुत बाद में निकली, लेकिन शुरुआत से ही जो आपकी लेफ्ट पार्टी से, वो कभी कांग्रेस का हिस्सा थी। कहने का मतलब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग आइडियोलॉजी के अलग अलग गुट थे, सबको समाये हुए थे अपने अंदर, कांग्रेस ने सबको समा के रखा हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी एक पार्टी का ही रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो पार्टी अपने आप में एक पार्टी विद इन द पार्टी, एक पार्टी के अंदर बहुत सारी पार्टियां थी, कह सकते हो। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसके बारे में बात की। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन की बात करेंगे कि कितना सोच विचार करके आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो डोमिनेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अपने व्यूज उन्होंने थोप दिए, ऐसा नहीं।
अलग अलग ग्रुप बनाए गए, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपके इस ये ग्रुप है, इसके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ने अलग अलग काम किया, बहस हुई, डिबेट हुई, तब आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन